नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी से मैंने वादा किया था कि अब तो ना कोई छुट्टी होगी ना कुछ होगा, आपके लिए डेली एक MCQ सीरीज में डेली लेकर आऊँगा। उसी को देखते हुए आपसे किए हुए वादे के साथ में आज आपके सामने लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। आज रंग पंचमी थी, सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु हमारा जो एम है या जो हमारा सपना है, हमें उसे बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वही हमारे जीवन में मुख्य रंग भरेगा। तो उसी के लिए मैंने भी आज होली खेली। होली खेलने के बाद आपके लिए यह क्लास लेने आया हूँ। तो आप सभी को इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हर एक फैक्ट को बहुत अच्छे से आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, मालवा के परमार वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर मालवा क्षेत्र में जिस परमार वंश ने शासन किया, उनके बारे में पूछा गया है कि उनके संस्थापक कौन थे। तो देखिए, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र हमें क्या कहलाता है, मालवा कहलाता है। यहाँ पर मध्यकाल में एक वंश ने जिसका नाम मुख्य रूप से क्या था, जिसका नाम मुख्य रूप से था परमार वंश। क्या था? परमार वंश। उन्होंने यहाँ पर शासन किया। इस परमार वंश की हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक आप सभी को पता होगा, उपेंद्र कृष्ण राज थे। कौन थे? उपेंद्र कृष्ण राज इसके संस्थापक थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? आंसर नंबर सी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट राजा हुए, जैसे सियक नाम के एक राजा हुए इसके, फिर राजा भोज इसके एक प्रमुख शासक हुए। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब देखिए, परमार वंश के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, आप सभी को पता है। सियक द्वितीय उसके बाद प्रतिहारों की सामंतशाही को अस्वीकार कर देते हैं और परमार वंश की क्या रखते हैं? स्वतंत्र नींव रखते हैं। इनकी राजधानी हम देखते हैं तो इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वह उज्जैन थी। उसके बाद दूसरी राजधानी इनकी बनती है धार। क्या बनती है? कैपिटल सेकेंड धार बनती है। ठीक है, अब इनकी उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि परमार वंश के राजाओं की जो उत्पत्ति हुई है वह अग्निकुंड से हुई है। अब देखिए, इसका एक प्रश्न पूछा गया था कि भोज परमार राजाओं की जानकारी हमें किन पुस्तक से मिलती है। तो देखिए, मैं कुछ पुस्तकें बता देता हूं जिनसे हमें किसकी जानकारी मिलती है, मालवा के परमार वंश की। एक का नाम है प्रबंध चिंतामणि। क्या है? प्रबंध चिंतामणि। इस पुस्तक को मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेरुतंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर 10 रूपक नामक पुस्तक धनंजय द्वारा लिखी गई है। फिर देखिए, नवसहासांक, ये पद्मगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। इससे भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी, परमार वंश की जानकारी मिलती है। आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, इस पुस्तक से भी हमें परमार वंश की जानकारी मिलती है। अबुल फजल की जो आईने अकबरी थी, इसमें हमें राजा भोज की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए, राजा भोज ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, आप सभी को पता होगा, जैसे चंपू रामायण एक राजा भोज के द्वारा लिखी गई थी। राजा भोज बहुत मतलब सरस्वती के पुत्र समझ लीजिए आप। उनकी जो ज्ञान विद्या थी वह बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? सरस्वती पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हमने मालवा वंश के बारे में देख लिया। उपेंद्र कृष्ण प्रमुख पुस्तक बता दी, कहाँ पर उनकी कैपिटल थी, ये सभी बात हमने कर ली। अब आगे हम चलते हैं। दूसरा है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी कहना तो अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना में इससे बड़ा प्लांट बन रहा है। परंतु मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलार प्लांट हम इसे बोलेंगे, पहला फ्लोटिंग सोलार प्लांट। फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ, मुख्य रूप से सोलार ऊर्जा केंद्र। ठीक है, अब ये कहाँ पर बनता है? तो ये हमारे खंडवा जिले में बनाया जा रहा है। और खंडवा जिले में कहाँ पर? ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में यहाँ पर ओमकारेश्वर डैम हमें देखने को मिलता है। वहीं पर एक उसी पानी के ऊपर मुख्य रूप से सोलार की प्लेट जमाई जा रही हैं, जिसके द्वारा हम सोलार ऊर्जा क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। इसकी टोटल क्षमता है 600 मेगावाट। कितनी है बेटा? 600 मेगावाट इसकी टोटल क्षमता है। ये MPPSC बहुत बार पूछ चुका है, तो याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सोलार फ्लोटिंग
ऊर्जा परियोजना ओमकारेश्वर नर्मदा नदी खंडवा जिले में प्रस्तावित है, यानी अभी उसका प्रथम चरण चालू हो चुका है, उसके बाद द्वितीय चरण आगे चालू होगा। ऐसा बोला जा रहा है कि 2026 से पहले हमें क्या करना है, उसे स्टार्ट करना है, यानी दिसंबर 2026 से पहले उसे 600 मेगावाट की टोटल क्षमता के साथ हमें उसे क्या करना है, शुरू करना है। अगला प्रश्न है बिल्मा नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है, तो मैं आपको 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ बिल्मा नृत्य के बारे में। यहाँ मुख्य रूप से गोंड बेगा जनजाति करती, कौन करती है, बेगा जनजाति। अब बेगा जनजाति के बारे में आज हम वापस से बात करेंगे। तो बेगा जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में रहती है, जिसमें बालाघाट, मंडला, डिंडोरी आदि आते हैं। नरोतिया, भरोतिया, कठमेना, रायमेना आदि इनकी क्या है, उपजातियां हैं। फिर मैंने इसके बारे में बताया था कि ये अपने गांव के जो पटेल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मुकद्दम बोलते हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। इनके द्वारा बेवार कृषि करी जाती है, कौन सी कृषि की जाती है, बेवार कृषि इनके द्वारा की जाती है, ये बात भी मैंने बताया था। फिर मैंने ऐसा भी बताया था कि इनमें भैया गोदना, टोटम, बेवार कृषि आदि प्रचलित है। इसके बाद मैंने इनके बारे में आपको ये भी बताया था कि इसमें बिल्मा नृत्य चलता है, बिल्मा, रीना आदि नृत्य इनमें किए जाते हैं। इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है द बेगास करके, कौन सी, द बेगास, ये किसने लिखी थी, तो बेरियर इरविन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, बेरियर इरविन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, इरविन, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से कहा भी जाता है एल्विन, बेरियर एल्विन। एक बार मैं उनका नाम लिख देता हूँ आपको, बेरियर एल्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। तो बेगा जनजाति के बारे में आज इतनी जानकारी याद रखो। मैंने बताया था बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, साल वृक्ष में सुअरों को बलि देते हैं, ये सभी क्या है, बेगा जनजाति की प्रमुख विशेषता है। मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति में यह शामिल है। गोंड जनजाति आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के मध्य भाग में निवास करती है। फिर भील जनजाति पश्चिमी भाग में निवास करती है। कोरकू की हम बात करते हैं तो उत्तरी सतपुड़ा क्षेत्र में ये निवास करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर नकदी फसलें, तो मैंने बताया था नकदी फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें स्टोर नहीं किया जाता, उन्हें सीधे बाजार में बेच दिया जाता है। तो देखो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें स्टोर नहीं करते, तो भैया कपास बिल्कुल स्टोर नहीं किया जाता, गन्ना नहीं किया जाता, तिलहन, ये तीनों हमारे यहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अब देखो जूट हमारे मध्य प्रदेश में होता नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश की हो नहीं सकती है। कॉफ़ी मध्य प्रदेश में होती नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकती। जूट यहाँ था, तो ये तीन ही ऑप्शन तो कट जाते हैं। जूट के लिए पश्चिम बंगाल फेमस है। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की हमें तीन ही क्या दिख रही है, नकदी फसलें दिख रही हैं। जूट भी नकदी फसलें हैं, कॉफ़ी भी नकदी फसलें, ये सभी नकदी हैं। पर उन्होंने मध्य प्रदेश की पूछा तो मध्य प्रदेश में कपास, गन्ना और तिलहन होता है, जूट नहीं होता, कॉफ़ी नहीं होती, ठीक है। तो यहीं से हम क्या कर देते, अलग कर देते। तंबाकू मध्य प्रदेश में होता है। रीवा जिला मुख्य रूप से तंबाकू के उत्पादन के लिए जाना जाता है। दलहन के लिए नरसिंहपुर जिला, नर्मदापुरम जिला, ये सभी दलहन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एम आर सुब्रमण्यम तथा टी श्री मन्ना नारायण ने कोपेन के वर्गीकरण को आधार मानते हुए मध्य प्रदेश की जलवायु प्रकारों को कितने भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले अपन मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। किस प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल टाइप की है। क्यों, क्योंकि भारत ट्रॉपिकल रेंज में लाई करता है। अब यहाँ पर हर 3 महीने में मौसम बदल जाता है, हर 3-4 महीने में। तो किस प्रकार की हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर हम AR सुब्रमण्यम और टी श्री मन्ना नारायण की बात करते हैं। तो इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक अर्ध शुष्क और स्टेपी प्रकार, फिर दूसरा गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। वहीं हम कोपेन की बात करते हैं तो कोपेन ने मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा है, याद रखना, AW और CWG। और हमारा सबसे ज़्यादा लाई किस में करता है, तो CWG क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा लाई करता है, ठीक है। याद रखना, ये सभी बातें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपनी गोरिल्ला रणनीति और तीरंदाजी कौशल के लिए विख्यात है। अब तीरंदाजी में आपने एक का नाम सुन रखा होगा, एकलव्य। एकलव्य आप सभी को पता है अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करता था और बहुत अच्छा तीरंदाज हुआ करता था। ये महाभारत काल में आपको देखने को मिलता है। ये किस जनजाति से थे, भील जनजाति से थे।
अब तो भील जनजाति किसमें भैया, तीरंदाजी और गोरिल्ला युद्ध में बहुत क्या होती है, विख्यात होती है। इनको गोरिल्ला युद्ध पद्धति बहुत अच्छे से आती है। जैसे भीमा नायक हुए, ख्वाजा नायक हुए, इनके द्वारा गोरिल्ला युद्ध पद्धति को ही अपनाया जाता था अंग्रेजों के खिलाफ। तीरंदाजी इनको करना आती थी। आज भी हम बोलते हैं कि भील से अच्छी तीरंदाजी कोई भी नहीं कर सकता है। भील के बारे में मैंने बताया था कि यह इनकी उपजाति भिलाला है, पाटलिया पटेलिया है। फिर मैंने राठवा बताई थी, राठिया बताई थी, ये इनकी उपजातियाँ बताई थी। भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, मुख्य रूप से झाबुआ, अलीराजपुर, निमाड़, धार आदि क्षेत्रों में। फिर इनकी उपजाति पटेलिया, भिलाला, राठवा आदि इनकी उपजातियां थी। फिर इनमें मैंने बताया था भगोरिया पर्व बनाया जाता है। कब मनाते हैं, तो भैया फागुन के माह में बनाते हैं, जब होली आती है उस दौरान। फिर मैंने इनमें आपको बताया था कि पितृसत्तात्मक ये समाज है, ठीक है। फिर देखिए कुछ और भी बात मैं बता देता हूँ कि इनके अंतर्गत एक प्रथा चलती है जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, एक पानी मतलब सामुदायिक जल संरक्षण के लिए एक वो बनाते हैं तालाब, जिसे मुख्य रूप से इनकी भाषा में क्या कहा जाता है, हलमा परंपरा। हलमा परंपरा, ये हलमा परंपरा किससे संबंधित है, तो जल संरक्षण से संबंधित है। ये किस में चलती है, तो भील जनजाति में चलती है। ये पूछा गया है एमपीपीएससी ने। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने बताया था कौन सी कला इनमें चलती है, तो पिथौरा चित्रकला इनमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से 2024 का पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम विजेता नहीं है। देखो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ ग्रैंड स्लैम क्या होता है। तो ग्रैंड स्लैम एक टेनिस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। क्या है, टेनिस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। इसमें 4 टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, फिर तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। इसको याद रखना हो तो अपन को ऐसे याद रखना है, AFWU, अफवाह कर लेना तो आपको याद हो जाएगा कि पहला ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस। अब यहाँ पर 2024 का तो हमारे पेपर में पूछा नहीं जाएगा, परंतु मैं बात बता देता हूँ, इसका आंसर था डी वाला। अब हम बात करते हैं इस साल की। तो देखिए 2 कैटेगरी में होता है, एक होता है मेंस और एक होता है वुमेन्स। जब हम मेंस की बात करते हैं तो पहला जो टूर्नामेंट वो जीता है, वो किसने जीता था, जेनिक सिनर द्वारा। किसके द्वारा, जेनिक सिनर द्वारा जीता गया था। ये कहाँ के हैं, तो इटली के खिलाड़ी हैं। विंबलडन की हम बात करते हैं तो विंबलडन कार्लोस अल्कारेज, किसके द्वारा, अल्काराज के द्वारा जीता गया था। ये कहाँ के थे, तो ये हैं स्पेन के खिलाड़ी। फिर यूएस ओपन भी जेनिक सिनर द्वारा ही जीता गया, जो इटली के खिलाड़ी थे। और विंबलडन, फिर यूएस ओपन किसके द्वारा जीता गया, कार्लोस अल्कारेज के द्वारा जीता गया। अब कैसे याद रखोगे सर, इस बार हमें याद रखना है तो आप जेसी बोल लेना। क्या बोलोगे, जेसी। तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी आपको याद है तो पहला ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस। तो पहला जेनिक सिनर, दूसरा कार्लोस अल्कारेज, तीसरा जेनिक सिनर, चौथा कार्लोस अल्कारेज। अब महिलाओं की बात करते तो महिलाओं में मुख्य रूप से मेडिसन कीस ने जीता पहला। ये चारों अलग अलग द्वारा जीते गए थे। मेडिसन कीस जो यूएसए की थी। फिर दूसरा ट्रॉफी जीती जाती है कोको गोफ के द्वारा। ये कोको गोफ आपको याद रखना है, यूएसए की थी। फिर ईगा स्वेतेक जीतती हैं, जो कहाँ की है, पोलैंड की हैं। और चौथा जीतती है आरियाना सबलेंका, ये कहाँ की है भैया, बेलारूस की है। अब इनको याद रखना है तो MCIA आपको बोलना है। क्या बोलना है, महिला का MCIA, माइका बोल लेना, माइका MCIA। तो एम से हो जाएगा मेडिसन, फिर सी से हो जाएगा कोकोगोफ, आई से हो जाएगा ईगा स्वेटेक, और ए से हो जाएगा आरियाना सबलेंका। तो इस प्रकार आप ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी याद हो जाएंगे। सबसे पहला कौन सा होता है, तो ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन, ठीक है। तो इनको याद रखना है, आपके एग्जाम में 2025 के पूछे जाएंगे, ना कि 2024 के। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं बता देता हूँ कि देखो बेटा 1000 प्लस MCQ वाली हमारे पास PDF अवेलेबल है। यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी की।
जिसमें आपको 1,000 MCQ मिलने वाले हैं, 1,000 से ज़्यादा ही MCQ मिलेंगे। इसमें आपको PYQ भी शामिल होंगे इसमें, यानी प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न आए सभी शामिल है। एनालिसिस के आधार पर नए नए हमारे द्वारा प्रश्न बनाए गए वो सभी शामिल है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको देखिए यूनिट 8 के करंट अफेयर की आपको कितनी चिंता है, तो उसमें मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी करंट अफेयर शामिल है। आपको ICT की बहुत टेंशन थी तो ICT की हमने बना दी, जनजाति की आपको बहुत टेंशन थी तो जनजाति की हमने PDF बना दी है। अब हम आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन नाम को उससे संबंधित पते में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो देखो भैया, यहाँ पर पूछा गया है कि कभी हमें वेब सर्वर पर आपने डोमेन नेम से संबंधित IP पते को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर DNS सर्वर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? DNS सर्वर। DNS सर्वर का जो काम होता है वो डोमेन नेम जो होता है उस डोमेन नेम को IP एड्रेस में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है या परिवर्तित करता है। और फिर जैसे ही इंटरनेट जैसे ही जाता है तो वो क्या करता है, IP एड्रेस के माध्यम से अपनी जानकारी खोज लेता है। TCP प्रोटोकॉल, तो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका सही वो होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये मुख्य रूप से क्या करता है कि किस डेटा को सुरक्षित और सही क्रम से भेजने का काम कौन करता है, TCP प्रोटोकॉल। फिर HTTP प्रोटोकॉल यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यह क्या होता है, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में डेटा भेजने और प्राप्त करने का नियम होता है। क्या होता है, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में डेटा भेजने और प्राप्त करने का एक नियम है। IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है या किसी भी डिवाइस का एक यूनिक नेम होता है। किसी भी डिवाइस का जो यूनिक नेम होता है उसे क्या कहा जाता है, IP एड्रेस कहा जाता है। तो DNS क्या करता है भैया, तो DNS मैंने आपको बता दिया कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है। TCP प्रोटोकॉल डेटा को सुरक्षित और सही क्रम में ट्रांसलेट करता है। HTTP प्रोटोकॉल मुख्य रूप से वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच डेटा भेजने का एक मुख्य रूप से नियम है। IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी सर्वर का, ठीक है। अब भैरवगढ़ प्रसिद्ध प्रिंट कहाँ की है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है यह उज्जैन में होती है। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे इस भैरवगढ़ प्रिंट को कहा जाता है। इसमें छापा पद्धति इस्तेमाल होती है, यानी एक कपड़ा ले लेते हैं और एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर डिज़ाइन बनी होती है, उसे रंग में डुबोते हैं और कपड़े के ऊपर क्या करते हैं, छापते हैं, जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो छापा पद्धति और ब्लॉक प्रिंट का इस्तेमाल होता है भैरवगढ़ में। ये कहाँ की है, तो उज्जैन की एक प्रसिद्ध ब्लॉक प्रिंट। एक ब्लैक प्रिंट जो होती है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में धार में भी होती है, जिसे मुख्य रूप से बाघ प्रिंट कहा जाता है। वहाँ भी छापा पद्धति और ब्लॉक प्रिंट पर ही आधारित होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्तमान युग में निम्न में से कौन सा प्रकार क्लाउड का सबसे कम सुरक्षित है। क्लाउड यानी मैंने आपको बताया कि हमारी जो जानकारी है वो किसी सर्वर पर हमने क्या कर दी है, सेव कर दी है, और उसे क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। अब इसमें पूछा गया है किस प्रकार का क्लाउड सबसे अच्छा होता है, तो सार्वजनिक क्लाउड का मतलब हो गया भैया पब्लिक क्लाउड, निजी क्लाउड का मतलब हो गया प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड का हो गया पब्लिक प्लस प्राइवेट, सामुदायिक का होगा यानी कम्युनिटी। अब इसमें से कौन सा सबसे कम सुरक्षित है, तो जो सर सार्वजनिक होता है वही क्या होता है, सबसे कम सुरक्षित होता है। मेरा प्राइवेट है तो मैं कुछ अपना जो बनाऊंगा क्या बोलते हैं उससे पासवर्ड वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। पब्लिक प्लस प्राइवेट है तो वो उसका मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। सामुदायिक होगा यानी किसी कम्युनिटी विशेष का है तो वो भी अपना पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखेगी। परंतु ये सार्वजनिक होगा, पब्लिक होगा, वो क्या होता है, कम सुरक्षित होता है। डॉक्टर विष्णु बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विष्णु बाकड़कर सम्मान की। तो ये 2005 और 2006 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया और इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने, 2 लाख रुपए। यहाँ मुख्य रूप से इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें, इतिहास व पुरातत्व के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि विष्णु बाकड़कर ने किसके लिए काम किया है, इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में काम किया है। हाल ही में 19वां डॉक्टर श्री विष्णुधर बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की गई नवंबर 2025 में। यह किसको दिया जाएगा 2025 में, तो यह दिया जाएगा यशोधर माथपाल को। कौन को, यशोधर माथपाल को दिया जाएगा 2025 का डॉक्टर श्री विष्णु
श्रीधर बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान। श्री विष्णुधर श्रीधर बाकड़कर की हम बात करते तो आप सभी को पता होगा कि इनने 1957-58 में किसकी खोज की थी, तो भीमबेटका की खोज की थी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करा कि जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसका नाम बदलकर किनके ऊपर रख दिया गया है, वो श्री विष्णुधर बाकड़कर जी के ऊपर ही रख दिया गया है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चरण नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर खोज हो रही है उनमें से निम्न में से कौन सा टाइप नहीं है? तो देखो नेरो इंटेलिजेंस, हाँ सर चल रहा है नेरो इंटेलिजेंस। नेरो इंटेलिजेंस में क्या होता है, केवल एक विशेष प्रकार का कार्य कर सकता है, जैसे गूगल असिस्टेंट, सीरी, फेसबुक, इसमें आती है नेरो इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी मनुष्य की तरह किसी भी कार्य को समझकर कर सके, उसे क्या कहा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सुपर इंटेलिजेंस यानी मानव जो सोच पा रहा है, मानव बुद्धि से भी अधिक शक्तिशाली जो होगा वो सुपर इंटेलिजेंस होगा। एडवांस इंटेलिजेंस नामक कोई भी शब्द अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं गढ़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी वाला। नेरो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी मानव बराबर सोचना है, और सुपर इंटेलिजेंस यानी मानव से अधिक सोचना, यानी मानव की बुद्धि से अधिक शक्तिशाली। याद रखना बेटा ये सभी बात, बार बार आपके पेपर में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक टास्क यानी अपन ने सीरी देखा है तो केवल किसका काम करती है, आप गूगल असिस्टेंट में उसे एक काम देते हैं तो वो केवल एक ही काम करती है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? आप सभी को पता है खंडवा और खरगोन, ये दोनों सुनहरे जिले कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि यहाँ से कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? सुनहरे जिले कहा जाता है। अब कपास को आप सभी को पता है सफ़ेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से खंडवा खरगोन में होता है, तो खंडवा का नाम तो है नहीं, तो खरगोन में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। किस मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अब मैं थोड़ा आपको एक दो उसके बारे में आंकड़े बता देता हूँ कि यहाँ पर कितने हम पीछे हो चुके हैं कपास में। तो कपास में हमें 2025-26 में नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है 14.76%। कितनी? 14.76% की क्या आई है? कमी आई है किसके? कॉटन के उत्पादन में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए बेटा, अब आपको मुख्य रूप से आपका टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने का। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने का टाइम था तो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ? तो मैं आपके लिए यह सीरीज लेके आया हूँ। तो आपको क्या करना है, अब टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर देनी है। तो हमारे यहाँ FLT टेस्ट सीरीज है जिसमें 50 टेस्ट हैं। टोटल FLT है, डेली एक लगाइए, एनालिसिस कीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आया तो वहाँ पर मेरे नंबर दिए गए, उस पर आप मैसेज कर कर पूछ सकते हैं। यूनिट वाइज प्लस FLT जिसको लगाना है वो भी लगाइए। उसमें 75 टेस्ट है, एनालिसिस कीजिए कहाँ पर गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक हो रहा है, उसे कैसे पढ़ना है वो मुझसे बात कीजिए। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना अब आप लोग क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस प्रकार के वन अधिकतम क्षेत्र पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। देखो मैं मैप बना देता हूँ कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखो मध्य प्रदेश में आप सभी को मैंने बताया है उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन है। फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया था सतपुड़ा और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हमें यहाँ पर मिलते हैं पर्णपाती वन, और यहाँ पर मालवा और मध्य भारत क्षेत्र में हमें कैसे मिलते हैं, शुष्क पतझड़ वन मिलते हैं। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर आर्द्र पतझड़ वन मिलते हैं। यहाँ पर लगभग कम वर्षा होती है, जैसे 50 से 100 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर क्या होते हैं, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सागौन वन। शुष्क पतझड़ वन में मुख्य रूप से क्या आते हैं, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पर शुष्क वन यानी कटीले वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में हमें कौन से देखने को मिलते हैं, शुष्क पतझड़ वन हमें देखने को मिलते हैं। विक्रम उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया था? 2026 लिख लो। हर साल मनाया जाता है कहाँ पर? उज्जैन जिले में, जो महाराजा विक्रमादित्य थे उनके सम्मान में इसका आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश में तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 2023-24 में कितना प्रतिशत है? तो देखो 23-24 की हम बात करते तो 21 से लेके 25% है किसका उत्पादन में योगदान। अभी हम देखते हैं तो इस बार तिलहन में हमें 5.27% की कमी देखने को मिली है। किसके सापेक्ष में?
24-25 के सापेक्ष में हमें 5.27% की कमी देखने को मिली किसमें, तिलहन के उत्पादन में। 1942 में रायपुर से प्रकाशित अग्रदूत के संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे मुख्य रूप से कौन थे, तो आपको याद रखना है श्री केशव प्रसाद वर्मा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एंटीवायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली मेलवेयर पहचान की किस विधि में एक नए एप्लीकेशन या फाइल को वर्चुअल वातावरण में निष्पादित किया जाता है और संभावित मेलवेयर के लिए उसके व्यवहारिक फिंगरप्रिंट का अवलोकन किया जाता है। तो ये भैया किसमें किया जाता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट किस प्रकार के मालवेयर पहचान में किया जाता है, तो आपको याद रखना है सैंडबॉक्स पहचान में इसका किया जाता है। याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखो किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला है हस्ताक्षर आधारित पहचान, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। इसमें क्या होता है कि एंटीवायरस पहले से ही ज्ञात वायरस के सिग्नेचर या डिजिटल पैटर्न का मिलान करता है और कहीं मिलता है तो ठीक है, कभी नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, उसे मालवेयर घोषित कर देता है। ठीक है, फिर सैंडबॉक्स टेक्निक आती है। इसमें नई फाइल या एप्लीकेशन को वर्चुअल वातावरण यानी वर्चुअल एनवायरनमेंट में चलाया जाता है, फिर उसके व्यवहार बिहेवियर को देखा जाता है और कभी संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं कर रहा है, कई वो संदिग्ध गतिविधियां करता है तो उसे क्या कर दिया था, मालवेयर घोषित कर दिया था। फिर देखो यहाँ पर बोला गया डेटा खनन तकनीक, इससे मेलवेयर पैटर्न को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। डेटा एनालिसिस की एक पहचान है। फिर अनुमान, ह्यूरिस्टिक डिटेक्शन इसे कहा जाता है। नए और अज्ञात वायरस को पहचानने के लिए संबंधित व्यवहार या कोड के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो मालवेयर कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, मैंने आपको बताया था। मालवेयर अच्छे होते हैं कि बेकार होते हैं, कौन कमेंट बॉक्स में आज बताएगा। मालवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है, आप सभी को मैंने बताया था, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, ये मैंने बताया था। ये किसको नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क आदि को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के देहावसान के बाद मध्य प्रदेश तुरंत बाद निम्नलिखित में से किसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, 31/12/1956 को क्या होता है, यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या होता है, रविशंकर शुक्ल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब रविशंकर शुक्ल की जैसे ही डेथ होती है तो उनके बाद तुरंत हमारे यहाँ श्री भगवंत राव मंडलोई, किसे, श्री भगवंत राव मंडलोई को क्या बनाया जाता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल 31 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 9/1/1957 को भगवंत राव मंडलोई मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं कैलाश नाथ काटजू। कौन बनते हैं, कैलाश नाथ काटजू तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं, जो भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। फिर कैलाश नाथ काटजू के बाद वापस से भगवंत राव मंडलोई को बनाया जाता है। फिर उसके बाद बनते हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। कौन बनते हैं, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। उसके बाद रहते हैं गोविंद नारायण सिंह, श्री राजा नरेश चंद्र सिंह, श्री श्यामाचरण शुक्ल। वर्तमान में कौन है, मोहन यादव जी। सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का बैच है बेटा, 999 आपको मिल रहा है। सर की याद कराने वाली क्लासेस स्टार्ट होने वाली 1-2 दिन में। 2025 में सर ने जो क्लासेस याद कराई थी वो भी इस प्रीलिम्स के बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो इसको ज्वाइन कर लो। इसमें किसी प्रकार का ऑफर आपको चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या सहभागिता दर कितनी है। तो मध्य प्रदेश की लगभग कितने प्रतिशत जनता कार्यशील है, तो 43.5% जनसंख्या कैसी है, कार्यशील है। हृदयगढ़ कोयला खदान किस कोयला क्षेत्र में स्थित है, तो ये भैया हृदयगढ़ मुख्य रूप से आती है कानन घाटी कोयला क्षेत्र पड़ता है छिंदवाड़ा में। सिंगरौली में पड़ता है। सबसे मोटा आप सभी को पता होगा क्या है, वहाँ पर कोयले की परत पाई जाती है। सोहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उमरिया में पड़ता है। तवा नदी घाटी क्षेत्र आप सभी को पता है नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम जिले और बैतूल जिले के अंतर्गत। ठीक, ये सभी मैंने बता दिया। अगले प्रश्न पे, बाकायट महाराज प्रबरसेन द्वितीय का ताम्रदान पट प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से जो बाकाटक महाराज थे यानी बाकाटक राजा थे, प्रबरसेन द्वितीय का ताम्रदान पट प्राप्त हुआ है। किम्बरलाइट पाइप्स इनमें से किस खनिज का मुख्य स्रोत है, तो किम्बरलाइट पाइप मुख्य रूप से हीरा का क्या है, एक मुख्य स्रोत है। हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, कोडप्पा। मध्य प्रदेश में सतना, पन्ना,
ये मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? हीरे के उत्पादन में। मध्य प्रदेश का हीरे में क्या है? एक अधिकार है, आप सभी को पता होगा। फिर आगे चलते हैं कि कवि केशवदास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो कवि केशवदास का जन्म हुआ था ओरछा में। किस में हुआ था? ओरछा में। और ओरछा के जब राजा नरेश बने वीर सिंह देव, तो वीर सिंह देव के समय में कवि केशवदास कौन थे? दरबारी कवि थे। कवि केशवदास द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे रामचंद्रिका, लिख लेना बेटा, ये पूछी जाती है। फिर कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देव चरित्र, ये बार बार वीर सिंह देव चरित्र तो पूछी जाती है, ठीक है। विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जज चंद्रिका, ये सभी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये सभी लिखी गई हैं मुख्य रूप से किसके द्वारा? कवि केशवदास के द्वारा। काठी नृत्य, काठी क्या है? तो काठी एक प्रकार का लोक नृत्य जो कहाँ पर चलता है? नेमाड़। नेमाड़ में एक जाति पाई जाती है, ठीक है, जो बलाई समाज होती है, बलाई समाज के लोगों के द्वारा काठी नृत्य किया जाता है। इसमें इसका कपड़े मोरपंख से श्रृंगार व पूजन किया जाता है। इसमें क्या होते हैं कि एक दो दल होते हैं, एक बड़ा भगत बोला जाता है एक दल को, और एक को बोला जाता है छोटा भगत दल, ठीक है। ये इस नृत्य में भाग लेते हैं। फिर एक व्यक्ति इसमें होता है जो काठी माथा को उठाकर नर्तक दल के साथ चलता है, उसे राजल्या या सेवक कहा जाता है। तो ये सभी काठी नृत्य के बारे में आपको याद रखना है। काठी नृत्य क्या है? लोक नृत्य। कहाँ पर है? निमाड़ में, बलाई समाज के द्वारा किया जाता है। इसमें बड़ा भगत और छोटा भगत दो किरदार होते हैं, साथ में एक राजलिया नामक सेवक होता है जो क्या करता है? काठी माता को अपने सर पर उठाकर चलता है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारिया जनजाति किस जिले में निवास करती है, और साथ में यह सीरीज आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी आपको बताना है। अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।